क्या? हाँ, मेरे को क्या होता भाई? चलो गेट लगा लो नमित। प्रीत नहीं आ रहा क्या आज? यस, आर वी रेडी? सो HDMI केबल लेके आओ जरा बाजू से, सामने वाले क्लास से। एक बहुत ही शानदार चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं, शानदार, जानदार और मजेदार। पूरे 11 चैप्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा वेटेज, मतलब एक ऐसे चैप्टर जिसका वेटेज भी अच्छा है और जो पढ़ने के लिए बढ़िया है, जो लर्न करने के लिए बढ़िया है और जो बड़ा भी है, डेफिनेटली लेंदी है, बट ये बेसिकली हार्ट है इस पूरे सब्जेक्ट का। ये चैप्टर जिसका अच्छा है वो चैप्टर 3, चैप्टर 4 उनको वो थोड़ा सा, चैप्टर 3, चैप्टर 5 उनको वो थोड़ा सा हल्के हल्के में भी, अगर मतलब हल्का कुछ ऊपर नीचे है तो भी चलता। मैं 12 बोलता है कि बाकी अच्छा होना चाहिए, बाकी अच्छा होना चाहिए, बाकी में ये है। चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये दो स्तंभ अच्छे हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट एंटिटीज बैंक ऑडिट का तो एक एक क्वेश्चन आता है। हाँ है ना। तो ये वो चैप्टर है। अभी अपन ने बार बार देखा है कि हम लोग, हमारा ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, मतलब ऑडिट ऑडिट के स्टेप्स क्या है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, हाँ एफएपी फिर एविडेंस, बराबर है। हाँ फिर सही बोल रहा है वो, यस। कंक्लूजन, फिर ओपिनियन, फिर रिपोर्ट। जरा बुक्स दो मेरे को। मैं ना फिर से बोल रहा हूँ, अभी कल से नया बैच चालू हो रहा है पूरा, हर चीज ठीक है। सिस्टम चेंज हो जाएगा, शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ऑडिट का बैच सिर्फ 60 मिनट्स का है, 1 मिनट भी हम लोग इधर उधर डाल नहीं सकते। हाँ, तो अलर्ट ही रहना उस चीज को लेके, ठीक है। हाँ डन, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 8 हम लोग धीरे धीरे ऑडिट के सेकेंड हाफ में आ रहे हैं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद में आई कैन से दैट ऑडिट का एक मेजर पार्ट हमारा इसमें आ जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। फिर हमें करने के लिए रहते हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमको इंडिविजुअली कवर करना है, चैप्टर नंबर 7 हमें इंडिविजुअली कवर करना है। ये दो चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे एंड देन प्रोबेबली विल गो टू मर्ज, ठीक है। और फिर हमारा बच्चे का बैंक ऑडिट विच इज द स्मॉल चैप्टर, वो हम लोग पूरा अच्छे से करने वाले हैं। डिफरेंट एंटिटीज विच इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर, ठीक है, बट इट इज टोटली डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। डन। सो सर ऐसे बेस्ड कितने चैप्टर बचे हैं, तो मेजर मेजर में 4, 7 और 8 ये 3 चैप्टर्स हमारे कवर करने हैं जिनमें सारे ऐसे हैं। देन वी आर डन। रेडी? क्या आप लोग रेडी हो? ठीक है। ऑडिट चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट।
जैसा अमित ने बताया कि हमें एविडेंस लेना है, एविडेंस से एक ओपिनियन बनाना है, ओपिनियन और एविडेंस से कंक्लूजन बनाना है, कंक्लूजन से ओपिनियन बनाना है, और उस ओपिनियन को घर पे लेके जाएंगे क्या, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट। तो अब वो ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, ऑडिट रिपोर्ट का क्या स्टाइल होता है, ठीक है, अगर ये आईसीए आपको नहीं बताती तो हर बंदा अपने हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाता। ठीक है, जो साउथ में है वो तेलुगु में बनाता, ठीक है, आप लोग हिंदी में बनाते, कोई इंग्लिश में बनाता, ठीक है, कोई कुछ लिखता। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि यू आर अ बैड पर्सन या यू हैव डन बैड एक्टिविटीज, मेरा बोलने का तरीका सभ्य हो सकता है आप बहुत ही खराब लैंग्वेज यूज करो, आप बहुत ही डिमोटिवेटिंग लैंग्वेज यूज करो। तो ये सब चक्कर हो रहे थे ओल्ड फैशन में। ठीक है, तो ये जब पूरे स्टैंडर्ड्स बने इन 1980s 1990s, तो एक चीज समझ में आई कि यार प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग सीए है ना, अगर सब लोग अपने तरीके से रिपोर्ट देंगे तो जो यूजर है उसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो दो कंपनी की रिपोर्ट कंपेयर कर पाएगा क्या? सी फॉर एग्जांपल दो टायर कंपनी की बात करते हैं, एक एमआरएफ टायर है, आप लोग चलाते हो टू व्हीलर, और एक सीएट टायर है, एक जेके टायर है, एक बालकृष्ण टायर है। ऐसे चार कंपनी से, चारों का काम एक ही है। अब मैं अगर शेयर मार्केट में हूं, मैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हूं, ठीक है, मुझे पैसा लगाना है टायर कंपनी में, ठीक है, तो मैं ये चारों कंपनी को कंपेयर करूंगा और जो मेरे को सबसे बढ़िया लग रही है मैं उसमें पैसा लगाऊंगा। एम आई राइट? अब ये चारों कंपनी को मैं सामने रखूं, एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे रखूं, अगर चारों की ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग तरीके से है तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्या? किसी में कुछ इंफॉर्मेशन है, किसी में कुछ इंफॉर्मेशन है, किसी में कुछ इंफॉर्मेशन है, इट विल नॉट गिव मी दैट गुड एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, इसके लिए मैंने ये चीज चालू करी कि ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 सीरीज, 700 की सीरीज की दुनिया में आज आप कदम रख रहे हो। आज का पावन दिन 10 जुलाई, ठीक है, और ये एक चैप्टर है जो इंटर में और फाइनल में, बाकी जितने भी चैप्टर आपने पढ़े या ऐसे पढ़ने वाले हो, ठीक है, उनसे कई ज्यादा वेटेज 700 की सीरीज का इंटर में और फाइनल में दोनों में है। फाइनल में इस चैप्टर का वेटेज कम से कम 8 से 10 मार्क है। ठीक है, अब आप सोच लो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और फाइनल में और इंटर में ये दोनों चैप्टर को अगर आप कंपेयर करोगे तो हार्डली 10% का फर्क है। मतलब अगर आपने अभी अच्छा किया तो फाइनल के भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चारों कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट कंपेरेबल चाहिए। आईसीआई ने बोला टेंशन नहीं है, मैं एक फॉर्मेट बनाती हूं, इसी फॉर्मेट में आप सभी लोगों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। क्लियर है सर? फॉर्मेट मतलब क्या? एक अगर अपन नॉर्मल फॉर्म देखें कोई भी चीज का, अब एम स्क्वायर का आपने फॉर्म भरा होगा, कुछ भर रहा है, फॉर्म का एक फॉर्मेट है। अगर आपको फॉर्म नहीं देते, एक ब्लैंक पेज दे देते, तो आस्था पहले नाम लिख रही है ना, फिर एड्रेस लिख रही है, इसी का पहले एड्रेस, मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी लिख रही है, फिर खुद का नाम लिख रही है। सबका अपना अपना फॉर्मेट रहता था। हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल रहती थी क्या? समझा कि क्यों ये ऐसे आया है। अब सर आपने बोला है बार बार कि गंदा गंदा ओपिनियन दे दो, बोला है ना मैंने बार बार, गंदा ओपिनियन दे दो, अच्छा ओपिनियन दे दो, गंदा ओपिनियन दे दो। ऐसा लिखेंगे क्या? दिस कंपनी इज गुड, दिस कंपनी इज बैड, राइट? ऑब्वियसली नॉट। सो गंदा ओपिनियन देने के लिए एक बताया है तरीका, अच्छा ओपिनियन देने के लिए एक तरीका बताया है, बीचोलिया ओपिनियन देने के लिए एक तरीका बताया है। तो इतना मजा आएगा जिसके, और बहुत ही लॉजिकल, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, चालू करें। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर इसके बारे में बोलता है। ये जो ऐसे 700 है, मैंने बोला था ऐसे 700 की सीरीज है। ठीक है, अब क्या करो, इस चैप्टर के मैप के लिए, इस चैप्टर के मैप के लिए आपको कम से कम, आप पकड़ो 4 पेज आप छोड़ सकते हो इसमें, 4 से 5 पेज। ठीक है, और हम लोग को ऐसे वाइज मैप बनाना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा कि हम ऐसे वाइज मैप बनाए तो वो और भी सही है। ठीक है, तो इसमें पहला है ऐसे 700। ठीक है, ऐसे 700 में हम जो जो पढ़ेंगे उसका मैप, तो ऐसे 700 के लिए तो एक ही पेज लगेगा, तो हो सकता है आपका मैप और बेटर बने, आपको वो झंझट जो पेजेस की होती है वो ना हो। ठीक है, तो आप अपना बुक ओपन करिए, उसमें हेडिंग डालिए ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसमें ऐसे देखो, ऐसे रोमन में 1 लिखना है।
है ना। अब उसमें लिखो, रोमन में 1 लिखो और डालो ऐसे 700, फिर लिखो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे 700 काय के बारे में है, ओपिनियन फॉर्म करना है और उसके बाद में रिपोर्ट करना है। यस, कंक्लूजन तक वो बात नहीं करता आस्था है, क्योंकि वो सब बात ऐसे 500 एविडेंस वाला जो है ना उधर ही हो जाती है। एविडेंस इकट्ठा करना और कंक्लूजन बनाना, ठीक है, ये बात करता। अब कंक्लूजन तुम्हारे पास में सारे हैं, अब उस पर ओपिनियन बनाओ पहले एक फाइनल, और फिर उसको कैसे अपने को रिपोर्ट करना है। करेक्ट है। ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स deals with auditor's responsibility to form an opinion on the financial statements. It also deals with the form and content of auditor's report issued as a result of audit of financial statements. वो दोनों ही चीजों को तोड़ दिया उसने। पहले ओपिनियन के बारे में बोला कि ये जो 700 है ये डील करता है कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है ओपिनियन बनाते वक्त, और वो ओपिनियन बन गया, रिपोर्ट करने के लिए क्या फॉर्म एंड कंटेंट है जो ऑडिटर को यूज करना है व्हाइल रिपोर्टिंग। सो इट आल्सो डील्स विद फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो कि इशू हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा। 700 का क्या काम है, 700 गेट ओपन कर देता है। 700 बोलता है ओपिनियन कैसे फॉर्म होगा और रिपोर्ट कैसे इशू होगी, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, डन। अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर एसए 700 रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड क्यों है, क्योंकि ये कुछ मेरे ख्याल से 2016 में रिवाइज हुए थे। ठीक है, जनरली स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में ज्यादा रिविजन नहीं होते। समझो ये साल हो गए ना, तो 4-5 साल 3 साल इट विल बी इंटैक्ट। इसके लिए ऑडिट की बुक में कोई ऐसा अमेंडमेंट का बात ज्यादा खास बात होती नहीं है। तो ये जो 2016-17 का टाइम था जब हम लोग एग्जाम में थे, उस टाइम पे मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे ऑलमोस्ट सभी एसेज में। तो उस टाइम पे ऐसे 570 रिवाइज्ड, 700 रिवाइज्ड, तो उन सबके आगे रिवाइज उन्होंने लिख दिया। तो ये बेयर एक्ट में लिखी हुई चीज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, तो आप अगर कभी समझो आपको एग्जाम में ऐसे याद आ गया और आप ऐसे लिख रहे हो, तो साथियों को सीरीज में ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे रिवाइज है। अगर आप आगे रिवाइज लिख पाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं लिख पाओ तो कोई इश्यू नहीं, 700 लिख देना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का, ये ऐसे का, हर ऐसे के अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, सब ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे के नाम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो ओपिनियन फॉर्म करे। काय पे ओपिनियन फॉर्म करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन फॉर्म करे। अच्छा, वो ओपिनियन कैसे फॉर्म होगा, बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स की इवैल्यूएशंस के ऊपर बेस्ड एक ओपिनियन ऑडिटर फॉर्म करे, ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। और वो कंक्लूजन कहां से ड्रॉ हुए हैं, जो एविडेंस आपने ऑब्टेन करे। देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से वो साइकिल सिखाई, वो हर चैप्टर में आपको काम है। एविडेंस आपने इकट्ठा किया था, एविडेंस से आपका कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन से आपका ओपिनियन फॉर्म हुआ। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, टू फॉर्म एन ओपिनियन आउट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स drawn from the audit evidence. So to form an opinion, काय पे ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि बेस्ड है इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन। ठीक है, एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट, और उस ओपिनियन को क्लियरली एक्सप्रेस करो एक लिखित रिपोर्ट से। मैंने बोला ना वो नाम से जुड़ा हुआ रहता है, देखो नाम भी वही था, ओपिनियन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा है ना, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल, और वही चीज है। पहला ऑब्जेक्टिव ओपिनियन को लिखे है कि ओपिनियन बनाना है, वो ओपिनियन कैसे बनाना है, कंक्लूजन से बनाना है। कंक्लूजन कैसे, ओपिनियन का है अपना, ओपिनियन कैसे बनाना है, कंक्लूजन कैसे मिले हैं, एविडेंस। अब ये ओपिनियन बन के जेब में रखना है कि नहीं, टू एक्सप्रेस
बोलो, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन क्लियरली वाया रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया क्या? हाँ, तो अभी ऐसे 700 हेडिंग डाल दी आपने रोमन 1 में। उसमें पहला है ना ऐसा, जैसे देवांशी वगैरह ने ऐसा 1 डाला, ठीक है, तुमको 1 डालना है 1 डालो। मेरे को 1 ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि अपनों को क्वांटिफिकेशन रहता है कितनी चीजें उसके अंदर है। किसी को डैश डालना है डैश डालो, इसमें सब हेडिंग्स लिखना है। ठीक है, पहला आप लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। टू फॉर्म ओपिनियन। अब क्या होगा ऐसे 700 में, क्या होगा देखो, सिंपल है, स्ट्रक्चर को समझना सीखो। अब बड़े हो गए आप, बड़े मतलब 4-5 चैप्टर्स देख चुके हो। ठीक है, तो हर चीज का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसी के बारे में बात ऐसे में होनी चाहिए नॉर्मली। अगर कुछ अलग बात होती है तो थोड़ा अपने को वियर लगना चाहिए। तो अभी ये ऐसे में सारी बात काय को लेके होनी चाहिए, ओपिनियन को लेके होनी चाहिए और रिपोर्टिंग को लेके होनी चाहिए। अब ये हर चीज को तोड़ते हैं, अब ये ओपिनियन को तोड़ना चालू करेगा। ठीक है, अब पहले आपने क्या बोला सर? टू फॉर्म एन ओपिनियन। क्या बोला सर? टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब वो उसको तोड़ रहा है। ठीक है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए रीजनेबल अश्योरेंस ले लेना। द ऑडिटर शैल फॉर्म the auditor shall form an opinion, ठीक है, और whether the financial statements are prepared in all material respects। ऑडिटर को एक ओपिनियन बनाना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, क्या वो प्रिपेयर्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ एएफआरएफ। सही बात है ना, हम यही देखते हैं ना, हमने यही सीखा है। तो हम यही देखते हैं कि ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है एफएस के ऊपर कि ये जो एफएस है ये एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं क्या। ठीक है, तो ऑडिटर को एक रीजनेबल अश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है, कि जो एफएस है वो प्रिपेयर्ड है इन अकॉर्डेंस विथ एएफआरएफ। एफएस इज इक्वल टू एएफआरएफ। अल्टीमेटली यही ओपिनियन उसको लेना है ना। यही चीज हम बोलते हैं सर ऑडिट में अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली यही करना है एफएस एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। अगर मान लो नहीं बने या डेविएशन है, दैट मींस देयर इज मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? यही है ना कि एएफआरएफ के हिसाब से क्या अमाउंट्स है, एएफआरएफ के हिसाब से क्या अमाउंट्स है और एफएस में क्या अमाउंट लिखी है। से फॉर एग्जांपल अपने सेगमेंट रिपोर्टिंग किया, सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से सेगमेंट का जो डिस्क्लोजर है, ठीक है, जिसमें अपन सेगमेंटल रेवेन्यू सेगमेंटल एसेट्स डिस्क्लोज करते हैं, उस अभी हमने ए17 में अल्टीमेटली क्या किया, सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाला। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन अपने को डिस्क्लोज कर रही है। ये ए17 का इजाद होता ही नहीं था अगर लोग झगड़े नहीं करते। लोग अगर ये बोलते कि मैं सारे सेगमेंट्स को बता दूंगा तो ए17 कभी आता ही नहीं था। ए17 आया ही इसके लिए है कि सेगमेंट्स में से कौन सी रिपोर्टेबल है वो निकाल के देने के लिए, राइट। तो अब ए17 का अपने डिस्क्लोजर एफएस में लिखा हुआ है अपने क्लाइंट ने। अब उसमें उसने समझो सेगमेंट रिजल्ट्स में इंटरेस्ट भी लेस कर दिया, इंटरेस्ट भी हटा दिया। ठीक है, तो नाउ दिस इज नॉट एज पर एएफआरएफ। एएफआरएफ क्या बोलता है कि इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग सेगमेंटल रिजल्ट्स। यस, है ना, वो तो कॉर्पोरेट लेवल की चीज है। अब उसने नहीं किया। नाउ दिस एफएस इज नॉट इज इक्वल टू एएफआरएफ। दिस इज अ मिसस्टेटमेंट। नाउ यू हैव टू सी इट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली हमको ओपिनियन फॉर्म करना है कि एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ और नॉट। नंबर 1, ठीक है। इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट ओपिनियन, और ये ओपिनियन बनाने के लिए द ऑडिटर शैल कंक्लूड as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether FS are whole from free from material misstatement whether due to fraud or error। अल्टीमेटली उसको अगर ये बोलना है कि एफएस एएफआरएफ के हिसाब से बने, अगर उसको ये ओपिनियन फॉर्म करना है कि एफएस एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं, तो अल्टीमेटली उसको रीजनेबल अश्योरेंस प्राप्त करना है कि ये एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। एक ही बात हो गई ना वो, अगर एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो एफएस इज इक्वल टू एएफआरएफ। तो उसी बात को उन्होंने घुमा फिरा के लिख दिया। मैं इसको अगर ऐसा ही बोल दूं कि मैं स्टार्टिंग ऐसे करूं, टू फॉर्म एन ओपिनियन एन ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ एंड द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिंपल लाइन है ना।
अगर वापस बंद हो गया तो अपने को डब्बी लानी पड़ेगी दूसरी वाली, शायद चार्जिंग नहीं है इसमें। लाइट आ रही, शायद चार्जिंग नहीं है, अगर बंद तो बताना, ध्यान देना। तो हमने पढ़ा कि ओपिनियन जो फॉर्म होता है, वो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उसको दो चीजों के लिए लिख के रीजनेबल अश्योरेंस लेना है ना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एफ एस इज इक्वल टू ए एफ आर एफ। तो अब वो इवेल्युएशन में वो डिटेल में और यही बात बोलेगा, ठीक है, कि ऑडिटर को ये इवेल्युएट करना चाहिए कि जो एफ एस है वो ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स में ए एफ आर एफ के हिसाब से बने हैं। दिस इवेल्युएशन मतलब ये चेक करना कि एफ एस इज इक्वल टू ए एफ आर एफ। ये जो इवेल्युएशन है shall include consideration of the qualitative aspects of the entity's accounting practices, including indicators of possible bias in management's judgment। ये इवेल्यूशन करते वक्त कि एफ एस ए एफ आर एफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं, ये इवेल्यूशन करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एंटिटी के जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स है, एंटिटी के जो अकाउंटिंग तरीके हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यूज कर रहे हैं।
आर लेट, है ना? ठीक है, हो गया लर्न। ठीक है, 6 पॉइंट पक्का लर्न हो गए। तो ये पहला क्वेश्चन अपना है इवैल्यूएशन को लेके फॉर्म ऑफ ओपिनियन का, ये चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है? सिंपल है कि मेरे को ये देखना है, मैं ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूं तो मेरे को इवैल्यूएट करना है कि एफएस इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ है क्या, और उसके लिए मैं देखता हूं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है ना, जिसमें और इंक्लूडिंग पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट अप्रोच या जजमेंट। ठीक है, तो ये मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, अब मैं फॉर्म एन ओपिनियन। अब देखो, दो तरह के ओपिनियन होते हैं। अब इवन फॉर्म, देखो रिपोर्ट वाला पार्ट डिफरेंट है, फॉर्म एंड कंटेंट वाला। ठीक है, 700 थोड़ा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है। ठीक है, ओपिनियन अपन, मैंने आपको बोला था बार बार, गंदा ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन, राइट? अब हम उसमें आ चुके हैं। क्या आप तैयार हो? पक्का? ठीक है, तो एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या होता है? पढ़ना जरा आस्था, अपनी बुक से पढ़ो। है ना, वो बोलता है कि ऑडिटर ने एक अनमॉडिफाइड, क्या बोला? एक और बार, अनमॉडिफाइड मतलब मॉडिफाई नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को। आप अगर मॉडिफाई नहीं करते हो मतलब वो जैसी है वैसी रहती है। तो ये इंडिया में प्रिज्यूम्ड रहता है कि एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट रहेगी। ये फंडामेंटल, जैसा आपने पढ़ा ना फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न वगैरह, यस, वैसा ही ये एक ऑडिटिंग असम्पशन है कि रिपोर्ट विल बी क्लीन, विल बी अनमॉडिफाइड। तो हर बार जब भी ऐसा दे रहा अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब अच्छा ओपिनियन, मतलब नॉर्मल ओपिनियन में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं। और नॉर्मल ओपिनियन क्या है? कि सब कुछ चंगा है, बराबर है। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब ऑडिटर को कब अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है? आपको घर पे आके पूछे कि ऑडिटर कब अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, तो आप क्या बोलोगे? जब एफएस एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो। कितना लॉजिकल है। अगर एफएस एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है मतलब मिसस्टेटमेंट है, हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, है ना? करेक्ट ना? तो इसके लिए हर चीज को कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं लोग, एफएस इज इक्वल टू एएफआरएफ। तो आज आप जिंदगी में आप क्लियर हो गए कि सर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब दूंगी? जब एफएस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद, समझा? पक्का? एकदम पक्का? ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? अनमॉडिफाइड तो देख लिया, मतलब सब कुछ सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मॉडिफाइड, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट, है ना? अरे ओपिनियन देने के पहले कंक्लूजन बनता है ना, कंक्लूजन के पहले एविडेंस आता है, एविडेंस के पहले प्रोसीजर आते हैं, प्रोसीजर एविडेंस, एविडेंस कंक्लूजन, कंक्लूजन ओपिनियन, ओपिनियन रिपोर्ट। तो ओपिनियन के पहले अगर ऑडिटर कंक्लूजन करता है बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, हमको बार बार सिखा रहे हैं, हमको पता है ये चीज, is concludes that based on the audit evidence obtained, FS as a whole are not free, क्या बोलता? not free, are not free from whatever। तो तेरे को मॉडिफाइड ओपिनियन कब देना है? जब ऑडिटर एक कंक्लूड करे ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड दैट द एफएस आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझा? और is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। उसने बहुत कोशिश करी, ध्यान से, उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो एविडेंस इकट्ठा ही नहीं कर पाया, वो एविडेंस इकट्ठा ही नहीं कर पाया। हो सकता है ना ऐसा? उसने बहुत कोशिश करी
लेकिन वो एविडेंस इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा, और पॉसिबली इसके लिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैनेजमेंट उसको करने नहीं दे रहा, मैनेजमेंट उसको। तो इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम, वो ये उसको कंक्लूड करना है कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये कंक्लूड करने के लिए वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा। ये दो सिनेरियो अगर है तो ऑडिटर ओपिनियन को मॉडिफाई कर। कोई डाउट? अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब आएगा? When the auditor concludes that FS are prepared in all material respects in accordance with AFR. वापस बोलो, एक मिनट मैं बोलता हूं, पहले मैं आपको करवाता हूं। When the auditor concludes that the FS are prepared in accordance with AFRF, है ना? 1 2 3 स्टार्ट। When the auditor concludes that FS are prepared in accordance with AFRF. एक और बार। When the auditor concludes that FS are prepared in accordance with AFRF. When the auditor concludes that FS are prepared in accordance with AFRF. अब मॉडिफाइड पे आ जाओ। अनमॉडिफाइड समझ गया, ठीक है, हमको पढ़ के नहीं बोलना है, ठीक है। ऑडिटर विल इशू मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन, बोलो। अब अपने दिमाग में दो एरो इमेजिन करो। पहला लेफ्ट एरो, व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एफएस आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वापस से, एक और बार। परफेक्ट, समझा? अब दूसरा एरो, व्हेन द ऑडिटर is unable to obtain audit evidence to conclude that FS are free from, समझा? पक्का? ठीक है, ये हो गया, बात खत्म। अब आ जाते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में। ये फॉर्म वाला पार्ट खत्म हो गया, ऐसे 700 का फॉर्म वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन सिर्फ वही है, एक एवेल्यूएशन वाला। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये वाला है, ठीक है, फॉर्म एंड ओपिनियन वाला। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट द टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, स्टेट द टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। ये है ना, आपको अनमॉडिफाइड लिखना है और मॉडिफाइड लिखना है। अब पता है ये मॉडिफाइड में 3 और है, मतलब इसका डायग्राम देखो कैसे बनता है। यहां मैं लिखूंगा फॉर्म ऑफ ओपिनियन, ठीक है, देखना एक बार प्लीज। फिर यहां आ जाएगा एक, आपका आ जाएगा अनमॉडिफाइड, यहां आ जाएगा, और यहां पे 3 बनेंगे, वो 3 आगे आएंगे, समझा? ऐसा चार्ट है इसका, ठीक है ना। तो आप जब ये बनाओगे ना घर पे, तो आप क्या करो, मॉडिफाइड में ना नीचे छोटे छोटे से 3 सर्कल छोड़ देना सिर्फ, ठीक है। जब मौका आएगा वो सर्कल को भर देंगे, ठीक है, सिंपल है। ओके, क्लियर है यहां तक? यहां तक नोट्स सबको क्लियर है कैसे बनने वाली है? ठीक है, ओके। अब आते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट पे। ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। एक होता है टाइटल। क्या होता है? टाइटल। अभी है ना, ये चैप्टर से जब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ना आजकल, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि एक तो आपको डिसाइड कर लो कौन सा क्या ओपिनियन है, फिर वो बोलते हैं कि ड्राफ्ट एंड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? एक ओपिनियन ड्राफ्ट करो। तो उसमें ना आपको इन्वर्टेड कॉमास में ओपिनियन ड्राफ्ट करके देना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो वो ओपिनियन ड्राफ्ट करना पड़ता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो आपकी रिपोर्ट ऐसी रहेगी। ये स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का। पहला क्या रहेगा? टाइटल। क्या रहेगा? दूसरा एड्रेसिंग, तीसरा ऑडिटर्स ओपिनियन, चौथा बेसिस फॉर ओपिनियन, राइट। एक बार यहां तक समझेंगे सिर्फ। टाइटल क्या रहेगा आपकी रिपोर्ट का, है ना। कोई भी रिपोर्ट का टाइटल होता है ना, टाइटल A4 पेज होता है, ऐसा अपन ऊपर टाइटल लिखते हैं,
ठीक है, अब देखो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नीचे दिए, ठीक है। इसमें पहला टाइटल, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल हैव अ टाइटल। क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। तो आप आज घर पे जाके गूगल सर्च करना, 2-3 ऑडिट रिपोर्ट सामने आपने ओपन करना, या तो मैं आपको ट्राई करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, उस पे आपको ये पूरा फॉर्मेट दिखेगा जो अभी अपन देख रहे हैं। तो आप रियल लाइफ से रियल लाइफ में जाओगे, ठीक है। तो एग्जांपल दे, क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ऐसे लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हर एक ऑडिट रिपोर्ट में ऊपर ही लिखा होता है कंपल्सरीली, क्या लिखा होता है? दिस इज टाइटल, ठीक है। सेकंड, एड्रेसी, क्या बोल रहे हैं? एड्रेसी। अच्छा, एड्रेस सर और एड्रेस सी में क्या फर्क होगा? ऑडिटर एड्रेसर होगा, जो बना रहा है वो एड्रेसर है, वो एड्रेस कर रहा है। किसको एड्रेस कर रहे हो? यूज, है ना। तो देखो, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है वो एड्रेस्ड होनी चाहिए। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉर्मली एड्रेस्ड, नॉर्मली किसको एड्रेस्ड होती है? टू दोज फॉर हुम द प्रिपेयर्ड ई रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, जिनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जनरली आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए? जो कंपनी के ओनर्स है उनके लिए करते हो। जो यूजर वाली बात है ना, वो तो इंडिया में कोई भी हो सकता है, 140 करोड़ में से कोई भी उसको यूज कर सकता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में रहती है वो। जिसको इन्वेस्ट करना है वो यूज करेगा। लेकिन मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं? ओनर्स के, मतलब शेयर होल्डर। आपको ये तो समझता है ना, शेयर होल्डर इज इक्वल टू ओनर। शेयर होल्डर इज इक्वल टू ओनर। जिसके पास कंपनी के शेयर्स है वो उस कंपनी का मालिक है। मतलब तेरे पास में रिलायंस का अगर एक शेयर भी होना तो तू मालिक है, ठीक है। द रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा वो एड्रेस ही कौन है, ये वो सिर्फ सीखने के लिए, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से समझो बात को सिर्फ, ठीक है। तो टाइटल क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी कौन रहेगा? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यहां तक कोई डाउट है क्या? टाइटल हो गया, एड्रेसी हो गया, है ना। अभी ऑडिटर्स ओपिनियन। तीसरी बात, डायरेक्टली आइसन डालिए, डायरेक्ट मुद्दे पे आ तो तेरा ओपिनियन क्या है वो बता, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जरूरी है ना, जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है अगर उसको पहले पेज पे ओपिनियन दिख गया तो उसका मेन पर्पस इमीडिएटली सॉल्व हो गया ना, तो वो रिपोर्ट उसके लिए रेलेवेंट रहेगी। मान लो सस्पेंस बनाने के लिए ओपिनियन को एकदम आखिरी में डालते, क्या सेंस है? ठीक है, देखो ऑडिटर्स ओपिनियन, देखो इसमें ना बहुत सारी चीज क्रूशियल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जहां जहां क्वेश्चन रहेगा। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन बताए? द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द, ठीक है, shall include the auditor's opinion। ये फर्स्ट सेक्शन है, जब पढ़ रहे हैं अपन इनिशियल के 4-5 चीजें फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है। एंड shall have the heading ओपिनियन। उसकी हेडिंग क्या होना चाहिए? टाइटल की हेडिंग टाइटल, करेक्ट है ना। अब टाइटल को नॉर्मली हेडिंग लिखते नहीं, डायरेक्ट लिख देते इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेस में टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ ओपिनियन में वो ओपिनियन पहले हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं? हेडिंग। द ओपिनियन सेक्शन of the auditor's report shall also identify the entity whose FS have been audited, है ना। जो ओपिनियन सेक्शन है, आप जब ओपिनियन लिख रहे हो डायरेक्टली मत लिख दो मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड, ऐसा नहीं चलेगा। आयशा ने बोला है थोड़ा स्ट्रक्चर है ओपिनियन लिखने का, बदतमीजी नहीं चलेगी, थोड़ा फ्लो बनाओ। तो पहला क्या लिखो? एंटिटी आइडेंटिफाई करो जिसका आपने ऑडिट किया है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्टेट दैट द एफएस हैव बीन ऑडिटेड, बताओ कि एफएस को आपने ऑडिट किया है। वी हैव ऑडिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, दोनों पार्ट आ गए उसमें। आपने आइडेंटिफाई भी कर दिया एंटिटी को और ये भी बोल दिया कि हमने एफएस को ऑडिट किया है। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फुल स्टॉप।
दोनों चीज कवर हो गई। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एफएस में क्या क्या आता है वो भी आइडेंटिफाई करो। कैश फ्लो, वी हैव ऑडिटेड द कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट P&L ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंस्टिट्यूटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है वो भी तुमको लिखना है। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, उनको भी एक रेफरेंस दे दो। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंप्रोमाइजिंग कैश फ्लो बैलेंस शीट P&L, all the notes attached thereto and all the significant accounting policies, and specify the date of and period covered by each financial statement comprising the financial statement। आप ये भी डिटरमाइन कर लो कि कौन से साल का वो एफएस है फॉर द ईयर 2027-2028। क्लियर है? तो ये आपके ओपिनियन सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, कहां पे आना चाहिए? ओपिनियन सेक्शन में। देखो किसी भी स्टेटमेंट का ना स्ट्रक्चर समझो पहले क्या रहता। ये देखो, ये जो है ना प्रोडक्शन, वैल्यू जनरेटेड, है ना, हाउ द वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट, ये सब कंपनी की खुद की इंफॉर्मेशन है। दीज आर नॉट एज पर AFRF, दीज आर एज पर MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मतलब दूसरा लॉ और रेगुलेशन है ये। ठीक है, ये चालू होता है अपना अपना वाला। ठीक है, ये देखो हेडिंग देखो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या लिखा है? टू द मेंबर्स ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ स्टैंडअलोन इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टैंडअलोन स्टेटमेंट्स, मतलब कंसोलिडेटेड बाद में है, ये स्टैंडअलोन है। जिस भी एनुअल रिपोर्ट में दोनों होते हैं ना, स्टैंडअलोन अलग होता है तो कंसोलिडेटेड अलग होता है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है कि कौन सा स्टैंडअलोन है। तो कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो स्टैंडअलोन है या कंसोलिडेटेड? स्टैंडअलोन मतलब सिर्फ बीपीसीएल का, कंसोलिडेटेड मतलब बीपीसीएल प्लस सारे सब्सिडियरीज का। अब देखो ओपिनियन, वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग स्टैंडअलोन इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बीपीसीएल, हमने ऑडिट किया वो भी बोल दिया, कंपनी का नाम भी बोल दिया, विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25, द स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, and the notes to standalone statements including a summary of material accounting policies and other explanatory। समझा? पहले तो बजाओ यार, मैंने बोला ना मैं आपको रियल लाइफ से रियल लाइफ दिखाऊंगा, ये रियल लाइफ है। ठीक है, हाँ जी, ये ऑडिटर बनाता है। ऑडिटर रिपोर्ट तो ऑडिटर बनाएगा, उतना तो काम करेगा। एफएस वो बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट हम बनाएंगे। तो ये ओपिनियन सेक्शन है। ठीक है, और सेकेंड पैराग्राफ इनका ओपिनियन है। जब मैं बोलता ना कि वो आपको ओपिनियन ड्राफ्ट करने बोलेंगे एग्जाम में, ऐसा ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द अफोरसेड मतलब जो ऊपर बोले हैं स्टैंडअलोन इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट in the manner so required and give a true and fair view in conformity with India's, है ना, मतलब वो AFRF को उन्होंने सेपरेटली लिखा है कि कौन से AFRF, हम लोग को तो एग्जाम में AFRF लिखना है। ठीक है, एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन, ये ऐसा ओपिनियन आपको बनाना पड़ता है। ओपिनियन एक बार लर्न कर लेना, सबको सेम ओपिनियन चिपका देना। आप किसी भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देखोगे ना, लगभग ऐसी दिखेगी। तो पैटर्न क्या होता है, पहले ऑडिट रिपोर्ट रहती है, उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसीज रहेगी, उसके बाद में फिर स्टेटमेंट चालू हो जाएंगे, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, सोसी, और फिर उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स। ये पूरा पैटर्न है, समझ रहे आ रहा है? ठीक है, तो अगर किसी को इच्छा है तो बीपीसीएल की एनुअल रिपोर्ट ओपन करना, घर पे जाके पेज नंबर 138 के आसपास में, कोई भी साल की ओपन करो, 138 के आसपास में, 150 के आसपास में आपको मिलेगा। ठीक है, आ जाऊं। तो ये आपको 5 चीजें आपके ओपिनियन सेक्शन में बतानी है। कहां पे?
ओपीनियन सेक्शन में। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा, लिख लो एक बार। बोलू, the first section of auditor's report includes auditor's opinion, includes auditor's opinion. The first section of auditor's report, देखो यार, अब मैं ना तुमको अभी तक जितना भी पढ़ाया है इस चैप्टर में, मैंने तुमको है ना इमेजिनेशन करवाया कि नोट्स कैसे बनेंगे, क्या कंटेंट आएंगे। अब उतना तो तुमको अंदाजा आ ही जाना चाहिए कि उसके लिए कितना पेज लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला बना लेना नोट्स, मैंने आपको बताया कि कैसे ग्राफ बनेगा, तो अब तो तुमको समझ में आएगा ना कि कितने उसको स्पेसिंग लगेंगे यार, वो भी तुमको नहीं समझ आ रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall include auditor's opinion, ठीक है। state what shall be included in the opinion section of auditor's report, in the opinion section of the auditor's report, ठीक है ना। सबको क्लियर है ये? इसमें 5 एरो निकलेंगे बेटा जी, 5 एरो, ठीक है। पहला आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, क्या नाम, फिर स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट्स का ब्रेकअप कि हमने ऑडिट किया है, फिर स्टेटमेंट्स का ब्रेकअप, फिर उसके बाद में एएफआरएफ के हिसाब से रेफर टू द नोट्स, जैसा आपने अगर स्टेटमेंट्स के को भी रेफर कर दिया तो नोट्स को भी करना है, और मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी करना है, और फिर डेट, ठीक है, कि कौन सी डेट का वो स्टेटमेंट है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अपन प्रैक्टिकल भी देख लिया। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये उसका एक एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे लाया है कि आपको कैसे फ्रेम करना है व्हेन यू आर गिविंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और एग्जाम में आया है कि आपको फ्रेम करना है, ठीक है। ड्राफ्ट आता है वर्ड, क्या आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ सबका ध्यान रखो, और अगर आपका 100% लेवल है कॉन्सेंट्रेशन का तो उसको 500 पे ले जाओ, क्योंकि ये चीज आपको 1 साल बाद काम आने वाली है। पर मैं वापस से नहीं बोलने वाला हूँ, जब जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा ड्राफ्ट एंड ओपिनियन, तो मेहरबानी करके ओपिनियन दे के मत आ जाना। इन्वर्टेड कॉमास में लास्ट में 4 पैराग्राफ 4 लाइन का ओपिनियन लिख के आना, इस तरीके से। नहीं तो आप सिर्फ बोल दोगे कि ऑडिटर को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, लेकिन उसने ड्राफ्ट के बारे में पूछा था, ठीक है, 4 में से 1 ही देते हो, 3 मार्क काट लेते उसके, ठीक है। तो व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एएफआर, the auditor's opinion shall, unless otherwise required by law and regulation, use one of the following phrases। अगर लॉ और रेगुलेशन कुछ और बोल रहा है तो वो यूज करो, अगर कुछ लॉ और रेगुलेशन कुछ नहीं बोल रहा है तो नीचे में से कोई भी एक फ्रेज आप यूज करो, कोई भी एक फ्रेज आप यूज करो, ठीक है। विच आर रिगार्डेड एज बीइंग इक्विवेलेंट, और दोनों को बोलते हैं कि दोनों सेम ही है, कोई भी यूज कर लो, ठीक है। पहला, इन अवर ओपिनियन, अभी बीपीसीएल में यही यूज हुआ था, हम नॉर्मली यही वाला करेंगे, ठीक है। इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग एफएस प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एएफआरएफ को आप लिख देना कंपनीज एक्ट 2013, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड ऑल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक डालना, ठीक है। और या फिर क्या यूज कर सकते हैं, इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। ये वाला आपने को यूज करना है सेकंड में, ठीक है। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, पहले वाले में क्या बोला, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, और दूसरे में एफएस गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये दो तरीके आपके हैं फ्रेज को प्रेजेंट करने के। समझ में आया? पक्का? पक्का ना? दोनों तरीके से आप बोलो। हम ब्रैकेट्स में तुम जो भी है, एफएस में कैश फ्लो है, सोसी है, बैलेंस शीट है, पीएनएल। सोसी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, तो उसमें वो आएगा। और एएफआरएफ में आप लिख देना कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
एंड अदर रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है. The phrases present fairly in all material respect and given true and fair view are regarded as being equal. अभी इलस्ट्रेशन लाया हूं. मेसर्स पढ़ना पड़ा नमित. Messrs. Amitabh and Associates are the statutory auditors. हाँ पढ़ो 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 पढ़ो. Are the statutory auditors of Brimstone Limited, which is a company engaged in the business of manufacture of pen drive. क्या काम करती है. क्या काम करती कंपनी. पेन ड्राइव बनाती. ठीक है. अरे पढ़ो ना. The auditor has started drafting the audit report for the financial year 2021-2022. ठीक है. CA Amitabh, the engagement partner, is of the view that the HS of Brimstone Limited represented true and fair view. Give the draft of the opinion paragraph of the audit report. हाँ ठीक है. ये इन्होंने स्टडी मैट में भी दिया है. इस स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन है. ठीक है. तो हम हमारी एसएनडब्ल्यू की बुक निकालेंगे एक बार. एसएनडब्ल्यू की बुक निकालेंगे और ये जो आंसर है ये पूरा अभी के अभी देख के लिखो. आप पहले एक दो लाइन उसकी लर्न कर लो भले, फिर उसको लिखो. लिख लिया क्या.
हो गया क्या? चलो, समझा कैसे निकला है ओपिनियन? हाँ, प्लीज इसको लर्न कर लेना। हाँ, ओपिनियन ऐसे लिखना है कि इन अवर ओपिनियन, पूरा लिखना पड़ता है, उसमें याद रखना वो 5 चीजें हैं। एफएस, ठीक है, आपको है ना कभी भी अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो ओपिनियन को लेके कि ये मेरे को वो 5 ये, तो कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं कि सर वो ये पूछ रहा है कि ओपिनियन में क्या क्या आता है, मतलब एफएस, उसकी डेट, एफएस को कौन से एफएस है, फिर कंपनी आइडेंटिफाई करना, और ऑडिट ऑडिट क्या है वो बोलना नहीं। वो आपको ओपिनियन के लिए बोल रहा है, वो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो बोलेगा ओपिनियन दे। तो आप ओपिनियन देते वक्त ध्यान में रखना, आपको लर्न करने का काम नहीं है, वो 5 चीजें ध्यान में रखना, वो 5 चीजें के हिसाब से आप ओपिनियन बना लेना। इन अवर ओपिनियन वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, जो भी क्वेश्चन में नाम लिखा रहा कंपनी का वो, ठीक है, इंक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट, पीएनएल, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2027। समझ रहा वैसा। अब आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। क्या आता है कि ये जो ओपिनियन आपने फ्रेम किया ये क्या बेसिस पे फ्रेम किया, ठीक है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन, मतलब ओपिनियन सेक्शन के जस्ट नीचे क्या नाम, बेसिस फॉर ओपिनियन, दैट स्टेट्स दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। अब ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपने तो ओपिनियन दे दिया, आपने ओपिनियन कौन सा दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, ठीक है, 3 नंबर सेक्शन में कौन सा दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऊपर देखो 2 ओपिनियन आते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, कितने, एक आता है, अभी तक मैंने सिर्फ अनमॉडिफाइड सिखाया, ठीक है। अब बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा कि तूने अनमॉडिफाइड दिया ना, तूने किस बेसिस पे अनमॉडिफाइड दिया वो भी लिख दे जरा, तो जो यूजर है वो समझ में आया कि तूने ऑडिट कैसे किया। तो ये क्वेश्चन बनता, कितने क्वेश्चन लिखा है ना, मतलब 3 लिखा है ना, चौथा क्वेश्चन लिखो। स्टेट व्हाट, अभी देखो इसके लिए ना जो ऊपर है, इसके लिए तो आपको, आप सिर्फ क्या करना है जब नोट्स बनाओगे ना, तो सिर्फ ये जो बुलेट्स है, ये बुलेट्स को एरो फॉर्म में लिख देना, ठीक है, और एक ओपिनियन जरूर ड्राफ्ट कर देना या छाप देना, ठीक है, हाफ पेज उसके लिए, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन लिखो। स्टेट व्हाट ऑल शैल बी स्टेटेड इन बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, in basis for opinion heading following the opinion section। हो गया, हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा वो देखो। अब इसमें भी ना वो बेसिस फॉर ओपिनियन भी आपको ड्राफ्ट करने बोलेगा, जहां जहां ड्राफ्ट करने का आता है ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बेसिस फॉर ओपिनियन में ना जनरली वो एग्जाम में ओपिनियन ड्राफ्ट करने के क्वेश्चंस देते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन का अभी तक आया नहीं है। ओपिनियन ड्राफ्ट करने का बहुत बार आ चुका है, इंटर में तो चलो ज्यादा नहीं है, लेकिन फाइनल में बहुत बार आता है। इंटर में अभी तक कोई बीमारी आई नहीं है, आएगी, आ सकती है, लेकिन बेसिस फॉर ओपिनियन अभी तक फाइनल में भी नहीं पूछा है। एक आधी मॉक में आया था और स्टडी मैट में पढ़ा है, ठीक है। तो अपने को जो 4 चीजें स्टेट करना होता है बेसिस फॉर ओपिनियन में। आर यू रेडी? ठीक है, पहला, स्टेट दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिट। अभी बेसिस फॉर ओपिनियन में तू क्या बता रहा है यूजर को कि मैंने कैसे ओपिनियन बनाया, तो ये तो तू बोलेगा ना कि मैंने ऐसे के हिसाब से ऑडिट किया भैया, तो ऑडिट कंडक्ट हुआ था ऐसे के हिसाब से। रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी अंडर द एसएस। हमारे ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, ये देखो, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि बेसिस फॉर ओपिनियन में एक रेफरेंस दे दो
कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारी होती है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है वो यहाँ पे लिखी है। रेफर पॉइंट नंबर सो एंड सो फॉर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा रहेगा उसमें, ठीक है। रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट में वो सेक्शन का रेफरेंस दे दो जहां पे आपने क्या लिखा है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या बोलो कि मैंने ऐसे के हिसाब से ऑडिट किया है, सेकेंड एक रेफरेंस दो वो सेक्शन का, ठीक है, कि हाँ, उसके बाद में इंक्लूड द स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एंड हैज फुलफिल्ड ऑल द अदर एथिकल, जो अपन ने चैप्टर 11 में पढ़ा अभी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, स्केप्टिसिज्म वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दे दो कि ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एंड फुलफिल्ड द ऑडिटर्स अदर एथिकल, मैंने सारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है और मैं इंडिपेंडेंट हूं। और चौथा, स्टेट वेदर द ऑडिटर बिलीव्स that the audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion। एक ये भी उसमें लास्ट पॉइंट डाल दो कि हमको लगता है कि जो एविडेंस हमने इकट्ठा करे हैं वो सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपिनियन। चार चीजें आपके बेसिस फॉर ओपिनियन में रहेगी, मतलब 4 एरो। कितने एरो? 4 एरो। लिख लो, ये क्वेश्चन तो लिखा ही होगा आपने, लिख लो नीचे। देखो मैं क्या बोलता, लर्न करके लिखते हैं, है ना, मतलब ऐसे देख के मत लिखो, पहले चारों एरो निकाल दो फटाफट, हूं मत कर, खोल उसको, 4 एरो निकालो जल्दी, निकाल ली 4 एरो। हाँ, पहला क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग लिखो, द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, तो आप लिख दो कंडक्टेड एज पर ऐसे, ऐसा लिख दो, कंडक्टेड एज पर ऐसे, है ना। रेफरेंस टू सेक्शन, दूसरा लिखो, रेफरेंस टू सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। तीसरा, इंक्लूड स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड हैज फुलफिल्ड, नहीं सॉरी, और चौथा एरो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, खत्म बात। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो नमित। एमएस नहीं रहता, मैसर्स रहता हूं, मैसर्स काइट। and Associates are the statutory auditor of the Pride Deluxe Limited for the financial year 21-22 के वो ऑडिटर है। आगे, At the time of finalizing the audit report, one of the engagement team members, Mr. Robin, asked the engagement partner, CA Kite, as to what all should be included in the basis for opinion paragraph. The engagement partner, CA Kite, explained the theme in detail and asked Mr. Robin to draft such sections for the auditor's report. ड्राफ्ट, Or the auditor's report of Pride Deluxe Limited. Help Mr. Robin to draft the basis for opinion selection. ठीक है, अपन को तो आता ही है, अपन पहले क्या बोलेंगे कि हमने एसएस के हिसाब से किया। देखो, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ कंपनी जेड, ये अपने को जरूरी नहीं है, इसको काट देते हैं। ठीक है, our responsibility under those standards are further described in the auditor's responsibility or the audit of financial statement section of our audit report। समझा? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? एविडेंस का था और इंडिपेंडेंट का था, है ना।
we are independent of the company in accordance with code of ethics issued by ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit. हाँ हाँ और आखिरी पॉइंट क्या था? एविडेंस, है ना? We believe that the audit evidence we have obtained, जो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन करे हैं वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ये हमारा बिलीव है, ये हमारा बिलीव है, ठीक है? ओके, कोई डाउट? उसके बाद में आ जाओ 5 नंबर गोइंग कंसर्न। ये मेरा 5 नंबर सेक्शन है। मेरे को लगता है कि हाई चांसेस है कि अब इंटरव्यू में बीमारी चालू हो और वो ड्राफ्ट करने बोले। मेरे हिसाब से वो इजी तब रहती है जब आपको वो 5 पॉइंट लर्न है। तो ओपिनियन वाले वो 5 याद रखना और बेसिस पे और ओपिनियन के 4 याद रखना। बच्चे गलती क्या करते, वो क्या करते नहीं, स्वैप छोड़ो, स्वैप नहीं करते वो गलती क्या करते, वो ये पैराग्राफ लर्न करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? ये पैराग्राफ लर्न करने का ट्राई करते हैं तो वो रट्टा करने की कोशिश करते हैं और ये पैराग्राफ लर्न होता नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत अजीब है, ठीक है? वो पैराग्राफ लर्न करने से अच्छा वो 5-4 पॉइंट लर्न करो और ये पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। एक और बताओ सीक्रेट कोड, जब ये एक चेकर सर्टिफाइड कॉपी, चेकर सजेस्टेड आंसर जब मैंने देखा था सीए फाइनल ऑडिट में, मेरे ही चेकर का, तो मैंने एक देखा था सजेस्टेड आंसर चेकर का, तो उसमें है ना इस पर्टिकुलर आंसर जब उनको चेक करने का जो गाइडलाइन दिया था, वो गाइडलाइन ने एक पैराग्राफ ऐसा स्टैंडर्ड दिया था और नीचे ये 4 पॉइंट दिए थे, ठीक है? और उसमें लिखा था कि पैराग्राफ कैन बी फ्रेम्ड शुड कंटेन दिस पॉइंट्स, ठीक है? वो ओपिनियन के लिए था, बेसिस फॉर ओपिनियन के लिए नहीं था, समझा? तो और सही है ना, कोई भी कैसी भी इंग्लिश लिख सकता है ना उसमें, ये वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट आने चाहिए। ये लर्न करने जाओगे, मैं वादा करता हूं कभी लर्न नहीं होगा। ये लर्न करने जाओगे तो ये आपको लर्न करना ही नहीं पड़ेगा। आ जाओ नीचे आ जाओ, चलो गोइंग कंसर्न, ठीक है? पढ़ो बोलो इसी का। Where applicable, the auditor shall report in accordance with SL 570. है ना, जहां एप्लीकेबल है। और अच्छा ये गोइंग कंसर्न वाला जो है ना, अब चलो ठीक है इसका ऐसे अलग है, बट मैं आपको एक इसके बारे में ब्रीफ देना पड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न ऐसे 570 है, क्या है वो अपन शायद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं या 7 में, मेरे को याद नहीं है, ठीक है? अब वो ऐसे क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अपन यूज करते थे फाउंडेशन में, है ना? तो कंपनी को कभी भी चीख चीख के ये बोलना नहीं होता कि मैं गोइंग कंसर्न हूं। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है प्रेम? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है बताना तो। अरे गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि एक कंपनी चलती रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी, तो ये अजम्पशन हर कोई कर सकता है, ठीक है? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है? तो वो बोलता है कि जहां एप्लीकेबल है ऑर्डर को रिपोर्ट करना है ऐसे 570 के हिसाब से। आगे Under the going concern basis of accounting, the financial statements are prepared on the assumption that the entity is a going concern and will continue its operations for the foreseeable future. बराबर है। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स will continue its operation and will continue operation in foreseeable future. तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होते हैं ये अजम्पशन पे कि जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न है और वो अपने ऑपरेशन फोर्सेबल फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी। क्लियर है? क्लियर है ना? तो एफएस प्रिपेयर होते हैं गोइंग कंसर्न के बेसिस पे कि गोइंग कंसर्न रहेगा, और ये समझ कीजिए एंटिटी के ऑपरेशन फोर्सिएबल जितना फ्यूचर हम देख पा रहे हैं वहां तक तो कंपनी चलेगी, ठीक है? जो ऑडिटर पढ़ो, The auditor shall evaluate whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting in the preparation of FS.
है ना, ऑडिटर को देखना है कि उसने सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठा कर ली है गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेके, क्योंकि ये बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अभी गो एयर है, गो एयर पता है आपको? गो एयर एक फ्लाइट थी, एक एयरलाइंस थी, ठीक है। गो एयर एक ऐसा केस है पूरे भारतवर्ष में जो किसी को समझा ही नहीं कि वो कंपनी बैंकरप्ट कब हुई। मतलब मैं तुमको बताता हूँ, जब जेट एयरवेज था, है ना, आज स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट अगर कल बंद हो जाए ना तो किसी को कोई शौक नहीं होगा, क्योंकि स्पाइस जेट का पिछले 4-5 साल से सबको पता है टर्बुलेंस चालू है, करेक्ट है। जेट एयरवेज का 1 साल से टर्बुलेंस चालू था, समझ में आता कि, और 2-3 सालों से उसके जो मालक था नरेश, जो भी नाम है उसका, उसकी बातें चर्चा होती रहती थी कि थोड़ा सा इसका एथिक्स बराबर नहीं है करके, ठीक है। लेकिन गो एयर एक ऐसा केस है हमारे सामने का, अभी 3 साल पहले हमारे सामने का, मतलब जब हमको समझ आई चीजों की, जब हम सीए बने, हमको मार्केट की समझ आई, हमको बुक्स की समझ आई, हमको एसेट्स की समझ आई। ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ाता था उस टाइम पे, और मैंने अपने सामने एक कंपनी जो प्रधानमंत्री मोदी भी को भी नहीं पता होगा कि ये कल बंद हो जाएंगी, वो मंडे को चालू थी और उसने बोल दिया ट्यूसडे से हम बैंकरप्ट हैं। गो एयर के जो ऑडिटर्स हैं उनका जो हो रहा वो तो हो रहा, उनके सर में से एक एक बाल आईसीआई निकाल रही है, इतना तड़पाने वाली है उनको, ठीक है। हमारी फ्रेटर्निटी को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस है उस पर्टिकुलर केस से कि आप इतने बेशरम हो कि आप क्या ऑडिट करते हो कि आप ये नहीं देख पाए कि एक कंपनी रातों रात अगले दिन बोलती, वो भी इतनी बड़ी कंपनी, कि हम बैंकरप्ट है। मतलब आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेके क्या अकाउंटिंग करी, क्या ऑडिटिंग करी, आप क्या चेक किए गोइंग कंसर्न को कि कंपनी, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फोर्सेबल फ्यूचर। ऐसा क्या हो गया जो कंपनी अगले दिन बोल रही मैं बंद हूं, तूने क्या ऑडिट किया? कंपनी के सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो लिस्ट थे, उन एयरक्राफ्ट की इंजन कंपनी के हिसाब से फॉल्टी थे, जिनसे उन्होंने लिए थे वो इंजन बदलने को रेडी नहीं है। कंपनी काम चला रही थी, उनके लीज रेंटल्स नहीं दे रही थी, उन्होंने केस डाल दिया। केस डाल दिया, कंपनी बोलती इसको चेंज करवा के दो पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को, वो बोलते हम काय को चेंज करें, पागल है ये, पूरा गांव यूज कर रहा है, तेरे को अकेले को प्रॉब्लम है, तो बोले हम कंपनी बंद कर देंगे, हमारे पास पैसे नहीं उनको देने के लिए। अब अगर एक एयरक्राफ्ट कंपनी में सबसे बड़ा पेमेंट लीज रेंटल होता है, अगर लीज रेंटल कोई कंपनी नहीं पे कर रही है इतने साल से, तो ऑडिटर का काम नहीं था कि ये बोलने का कि अगर जिस दिन ये पे करने को आ जाएंगे उस दिन तुम्हारे पास जेब में फुटी कौड़ी नहीं है पे करने के लिए, समझा? कंपनी को करना क्या चाहिए था, कंपनी को टाइमली फंड बोरो कर लेना चाहिए था, है ना, या क्यूआईपी लाना चाहिए था और शेयर से इशू कर देना चाहिए था, ठीक है, और एक रिजर्व बनाना चाहिए था कि कल अगर ये पे करने आए तो हमारा पैसा रहे। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ना फंड बोरो किए, ना क्यूआईपी किया, ना कुछ किया, और जब ये सब उजागर हुआ तो कंपनी को कोई बोरो देगा क्या? जब कंपनी को कोई क्यूआईपी में शेयर पैसे देगा क्या? तो कंपनी पैसा उठा नहीं पाई, नहीं उठा पाई तो कंपनी को बंद ही करना पड़ा। प्योर केस ऑफ बैड गवर्नेंस, बैड ऑडिटिंग एंड वेस्ट आईसीआई, ठीक है। अब इतने लोगों का टिकट का रिफंड चला गया, जिन जिन लोगों की फ्लाइट टिकट आज तक रिफंड नहीं, मेरे फ्रेंड्स का नहीं आया, उनका टिकट था लद्दाख का, 50-50 हजार रुपए लोगों के डूब गए, कोई सुनवाई नहीं उसकी। कितने लोगों के पास में अनलिस्टेड शेयर्स थे गोएयर के, कि कल वो कंपनी लिस्ट, और बहुत प्रॉमिसिंग एयरलाइंस थी। पिछले 1 सालों में, जब बंद होने के 1 साल, पिछले 1 सालों में बेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन ऐसा कुछ तो अवार्ड मिला उसको, बताओ तुम, ये इंडिया है। इसके लिए बताना क्यों जरूरी है, ताकि तुम समझो ये एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये गोइंग कंसर्न को हल्के में मत लो। आज 3-4 कंपनी ऐसी है जिनका गोइंग कंसर्न खतरे में है, लेकिन ऑडिटर ने लिखा नहीं है। गोइंग कंसर्न वेयर एप्लीकेबल, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है 570 के हिसाब से, ठीक है। अंडर दिस ऐसे वो बोलता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एफएस प्रिपेयर्ड हुए उसके अजम्पशन के ऊपर कि एंटिटी कंटिन्यू करेगी फोर्सेबल फ्यूचर में।
फिर वो बोलता है कि ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि सफिशिएंट एविडेंस उसको इकट्ठा करने है ना, काय के रिगार्डिंग, ताकि वो कंक्लूड कर सके मैनेजमेंट ने जो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है। समझा? बस अब ये गोइंग कंसर्न को लेके सर एग्जाम में कुछ इस चैप्टर का कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसके ऊपर सेपरेट ऐसे है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, ठीक है। चलो, है ना, मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जोड़ने का, ताकि आपको ऑडिट बोरिंग ना लगे और समझे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज आप आगे कभी बिग फोर में जाओगे, कुछ जाओगे, 10 साल बाद में पार्टनर बनोगे, आप साइन करोगे, ठीक है ना। की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर फॉर ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, ठीक है। सर ये क्या है, इसके ऊपर भी ऐसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये सेक्शंस इसके लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद में है अदर इंफॉर्मेशन, based on audit evidence obtained, auditor shall conclude whether the auditor's judgment जब their material uncertainty exists relevant to events that individually may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going. आपको एविडेंस ऑब्टेन, जो आपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करे है, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना है कि क्या कोई ऐसे इवेंट है इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं एंटिटी की एबिलिटी के ऊपर टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ठीक है। लेकिन आप गोइंग कंसर्न पे दिमाग लगाओ मत, क्योंकि इसके ऊपर पूरा ऐसे है, उस पे से क्वेश्चन आते हैं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके ऑडिट रिपोर्ट में। वो आपको कभी नहीं पूछेगा कि ऑडिट रिपोर्ट के सारे एलिमेंट्स देखो, उतना है नहीं, का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। वो आपको पूछ के अभी नीचे आएंगे ना, वो चीजें पूछेगा, और ऊपर गई वो चीजें पूछेगा, ठीक है। अभी ये की ऑडिट मैटर, तो पहला क्या था, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर और अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और 8वां है, अब आ चालू होता है सेक्शन नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पार्ट देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोले, ठीक है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद अ हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले वो बता दो, उसके बाद में किसकी बताएंगे। अब देखो मैनेजमेंट की क्या है, मैनेजमेंट की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो सुनो। अच्छा, अभी तक अपने को क्या पता है मैनेजमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफएस प्रिपेयर करना और इंटरनल कंट्रोल, पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं, चलो, है ना। बच्चे इतने होशियार है, प्रिपेयरिंग द एफएस इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ and for such internal control as management determined necessary to enable the preparation of FS that are free from, जो ऐसे ऐसे कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट को लगता है जरूरी है एक एफएस बनाने के लिए, जो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, समझा। वैसे कंट्रोल्स लगाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, मैनेजमेंट की। दूसरा देखो, असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग, ऊपर से डर के नीचे पॉइंट लिख दिया, ठीक है, कि ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तो आज आप तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहे हो, ठीक है। अभी तक 2 सिखाया था, तीसरी कौन सी है, कि असेसिंग एंटिटी को खुद की एबिलिटी को असेस करना है कि मैं बूढ़ी हो तो नहीं हो गई, कि मैं चल पाऊंगी आगे, तो असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एंड वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट एंड एज वेल एज डिस्क्लोजिंग इफ एप्लीकेबल मैटर्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। तो अब उसको खुद की एबिलिटी असेस करना है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, और ये भी देखना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, जो मैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही हूं वो अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। एंड वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट, और गोइंग कंसर्न को लेके जो भी मैटर्स है वो डिस्कस करना। क्लियर है? तो मेरी तरफ 3 कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, एफएस और गोइंग कंसर्न, क्या बात है, ठीक है। अभी ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पैराग्राफ है, ये पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन अपने को अपने 3 पॉइंट याद है, ठीक है। तो अपन देखो उस हिसाब से ही बने रहेंगे। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैटर स्टेटेड इन सेक्शन 134(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट with respect to preparation of this standalone financial statement that give a true and fair view of the financial position,
financial performance and cash flows of the company in accordance with accounting principles generally accepted in India, मतलब AFRF। यहाँ पे एक ऐसा ऐसा बना दो। This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities. Selection and application of appropriate accounting policies and making judgments and estimates that are reasonable and prudent, and design, implement, and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records. ठीक है, in the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern. तो ये ऊपर के 2 पॉइंट जो है वो एक पॉइंट है एफएस को लेके, ठीक है, उसमें उसने एएफआरएफ को डिस्क्राइब कर दिया, कंपनीज एक्ट, ये वो, और एक पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल्स को लेके, ठीक है। आपको ये पूरा भक्का लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 3 चीज रखने हैं, एफएस, कंट्रोल्स और गोइंग कंसर्न, उनको एलॉबरेट करके आप लिख देना। क्लियर? अगर भूला भटका एग्जाम में आया तो इसके चांसेस कम है। चांसेस कितने हैं? ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन। कोई डाउट? ठीक है। अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलने को आया तो अपन बोलेंगे मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट शुड इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द एफएस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया एंड अदर रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Company management is also responsible for preparing all the relevant data and accounts as necessary as a part of preparing financial statements. उसके बाद में आता है internal control. The management is responsible for maintaining such internal control as it's relevant and necessary to maintain prepare an FS that are free from material misstatements. Management is also responsible for internal financial controls as specified in relevant section of Companies Act 2013. उसके बाद में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड आल्सो इंक्लूड सेक्शन रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट शुड असेस इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न and should report in accordance with that the assumption used by the management in regards to going concern for preparation of accounts is appropriate. ये मैंने मन से बोला पूरा, ऐसा आपको बोलना है, ऐसा आपको लिखना है, इसको बोलते हैं एलोबरेट करना। जिस बंदे को ये आ रहा है वो ऑडिट में कभी 60 के चलाएगा नहीं, ऑडिट में रट्टा होता नहीं, ऑडिट में लर्न होता है कौन सा, जो पॉइंट्स हैं अपने, सेंटेंसेस रट्टा होते नहीं, आपको आपके पॉइंट्स लर्न करने हैं, आपको खुद के बनाने पड़ते सेंटेंस, और यहाँ बैठे लोगों में काफी लोग उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, अगर आपका एज इट इज नहीं बन रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 3 चीज तो रहनी चाहिए ना भूमि, एक तो एफएस बनाने की जिम्मेदारी है, एक इंटरनल कंट्रोल की है, और एक गोइंग, इसलिए मैं बोलता अंडरलाइन करो। ये जो मेन चीज तुमको पता है ये तो होनी, तो इसको अंडरलाइन कर दो, उसको परोस को दे दो। तुमको आईएफसी आ रहा है, तुमने आईएफसी के बारे में उसको परोस को दे दो। गोइंग कंसर्न को अंडरलाइन कर दो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है उसको अंडरलाइन कर दो, उसको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखा दो ना, पूरा पढ़ने क्यों बोल रहे हो। अब आता है 9th, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपनी बारी आ गई, ठीक है। अपनी बारी क्या होगी, ऐसे के हिसाब से करना है, एविडेंस इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है, राइट। देखते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, मतलब इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। सी अभी हाँ 9:15 बजे, ठीक है, तो अभी 9 बजा है, और नहीं 9 को 5 कम है, ठीक है। ये पेज अपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ब्रेक दूंगा, नहीं उसके बाद हम लोग पहले टेस्ट ले लेंगे, हाँ ठीक है ना, जो भी है मैं 9:15 बजे मैं टेस्ट दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को निकलना है, मेरी उधर की भी टेस्ट है, इधर की भी टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में 20 एमसीक्यू की टेस्ट है, वो फटाफट खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वो टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में फिर ब्रेक लेना, बहुत छोटे छोटे एमसीक्यू को फट 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 टिक करना है, वो रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। उसके बाद में हम 9:30 से लेके 10 बजे तक का जो हमारे पास टाइम है, ठीक है, आपने ब्रेक ले लिया, आपका सब हो जाता है आधे घंटे में। 9:30 से 10 बजे तक ना आपको 5 क्वेश्चंस का SNW करना है, ठीक है। और अगर आपने 15 मिनट में कर लिया, 15 मिनट आपका ब्रेक है, 10 बजे प्रज्ञा क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट दो और, ठीक है, फिर मैं क्लास ही खत्म कर देता। कौन सी? वो भी कर लेंगे भी, हाँ पहले ये कर लेते सिर्फ, ठीक है, हो गया। अपने को ऑडिट नहीं करना और, ठीक है, ओके। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, अच्छा पर ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है क्या? मस्त है ना ये,
इसमें कोई झंझट, आप देख रहे होंगे पेज भी जल्दी सरकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हर चीज में 4 क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 2 स्टेट क्या क्या बताना है, देख पहला क्या बताएगा नमित, ऑब्जेक्टिव। दूसरा, दैट रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस is a high level of assurance but not a guarantee। ये साफ साफ लिख दे तेरे इसमें। क्या है, लोगों को अक्ल नहीं है, वो कंफ्यूज, उनको लगता है कि ऑडिटर रिपोर्ट मतलब गारंटी है कि कुछ गलत नहीं है। और तीसरा, दैट मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकते हैं और एरर से भी हो सकते हैं। ये 3 चीज आपके ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ने बतानी चाहिए कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे 200, ठीक है। हाँ, यस यस। उसके बाद में रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट, सेकेंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ सेक्शन है, ये पहला सेक्शन है प्रेम, हाँ वो सेक्शन में 3 चीजें बोली है। टुडे इज योर लास्ट क्लास ऑफ ऑडिटिंग, जो इतनी बड़ी है। कल से फिर 1 घंटे क्लास में हमें मैनेज करना होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, एक चैप्टर जब लंबा चलता है ना तो बहुत बोर होता है फिर 6-7 डेज के बाद में, लेकिन टेंशन मत लो तुम, अपन 60 मिनट्स करेंगे, फाइंड अप करेंगे, एक आधा संडे लेके वो चैप्टर को अपन बैक आगे बढ़ा देंगे। ज्यादा नहीं है, तुम लोग सपोर्ट करो, 3 ही चैप्टर मेरे लिए हेल्प कर दो तुम, एक 8, एक 7 और एक 4, ये 3 चैप्टर अपने को करने हैं। उसके बाद में अपना मर्ज्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये 3 चैप्टर अपने को करने हैं। उसके बाद में तुम्हारे बचते ही 2 चैप्टर, बैंक ऑडिट छोटा सा है, कुछ काम का नहीं है। डिफरेंट एंटिटीज भी ऐसे हार्डकोर लर्निंग है उसमें बहुत, लेकिन ऐसे इजी है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चैप्टर 5 जो है ये सब लोग छोड़ते हैं, तो अपन इसको सिलेक्टिवली करेंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसे का रेफरेंस नहीं है, ऐसे वाले 3 ही बचे। चलो सेकंड सेक्शन करेंगे फिर बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, 2 सेक्शन है इसमें, ठीक है। अब देखो, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, देखो मैं आपके लिए वो सब लाया हूं जो रेलिवेंट है, ठीक है, प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में 1-2 चीजें कवर, कुछ चीजें क्वेश्चन बैंक में कवर रहेगी, एक आधा क्वेश्चन कोई कवर रहेगा जो हमने यहाँ पे कवर नहीं करा है, वो वहां से कवर करना है। क्लियर है, तो तुम्हारा पूरा परफेक्टली मैच हो जाएगा। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर शैल फर्दर, फर्दर क्यों लिखा है, क्योंकि सेक्शन 1 में 3 चीजें बोल दी ना, अब आगे और क्या बोलना है। पहला, स्टेट दैट द ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट, क्या एक्सरसाइज करता है वो, प्रोफेशनल जजमेंट, एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। तो भैया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले तो 3 चीज बता दें कि मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। देखो कितना लॉजिकल है, ऑब्जेक्टिव में रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात थी, उसी को लेके आगे का पॉइंट है। और तीसरा कि मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं फ्रॉड से भी और एरर से भी। अब सेकंड सेक्शन में पहली चीज को क्या बोलनी है, जजमेंट के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में। यहां पे आप इंपॉर्टेंट वर्ड बाजू में लिख दो, प्रोफेशनल, याद रहेगा। प्रोफेशनल, ठीक है। एंड डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, ठीक है। पहला तो तुम बोल दो कि हमने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी लगाया है। उसके बाद में डिस्क्राइब एन ऑडिट, ऑडिट को डिस्क्राइब करो ये स्टेट करके दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, पहला टू आइडेंटिफाई एंड असेस द आरओएमएम of the financial statements and to obtain evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for auditor's opinion। क्या मतलब है इसका, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बता रहा हूँ इस पार्ट में, मतलब ये एक्चुअली डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या है पहला, बता भूमि। Identify and assess the risk ROMM of the FS and to obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for audit। वो मेरे को पता है, सिंपल है, वो आपको बता रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और हम अभी तक क्या पढ़ के आए कि सर पहले अपन आरओएमएम असेस करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग एविडेंस इकट्ठा करते हैं जो ओपिनियन का बेस बनता है,
ठीक है, तो वो बोल रहा है कि टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM एंड टू ऑब्टेन एविडेंस दैट फॉर्म्स बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी पहली क्या है? रिगार्डिंग ROMM, रिगार्डिंग ROMM एंड एविडेंस। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, ऐसे ही बनाना 3, फिर उसके नीचे ABC, A छोटा है, C छोटा है, B बड़ा है सिर्फ। ठीक है, B के नीचे ये सब चीज बनाना। ठीक है, उसके बाद में टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंटरनल कंट्रोल की जानकारी ले पूरी, रेलेवेंट टू द ऑडिट, जो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि हम ऑडिट प्रोसीजर बराबर डिजाइन कर पाए, दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कम, जो सर्कमस्टेंसेस में एप्रोप्रिएट है। इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड लेने के बाद में ही तो ऑडिट प्रोसीजर लगते हैं ना, याद होगा तो RAP, फिर हम पूरे प्रोसीजर लगाते हैं FAB के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो इंटरनल कंट्रोल। टू इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड, जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हुई है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये आपको इवेल्युएट करना है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हुई है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, ये भी आपको इवेल्युएट करना है, ये आपको एक लर्न करना पड़ेगा पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी का। लिख दो AP। टू कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटेड ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज किया है, तुम कंक्लूड कर दो कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी? ऑडिटर की। ये आगे गोइंग कंसर्न GC। व्हेन द FS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, सर फेयर प्रेजेंटेशन मतलब AFRF ही पकड़ लो आप। ठीक है, टू एवेल्युएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको मन से लिख सकते हैं आप, AFRF के हिसाब से पॉइंट है, यहाँ पे आ गया AFRF, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब अगर पूछता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, पहला अपन सेक्शन क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव है ना, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस और मिसस्टेटमेंट्स। फिर हम बोलेंगे कि प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम पूरे थ्रू आउट द ऑडिट लगाते हैं। फिर हम बोलेंगे कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ 6 चीजें आती है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर शुड स्टेट इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। ये 6 चीजें, पहला कि ROMM, आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM एंड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पहला वो। फिर एक पॉइंट था आपका इंटरनल कंट्रोल को लेके कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। तीसरा पॉइंट AP, टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड एंड इवैल्यूएट वेदर दोस आर एप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तीसरा गोइंग कंसर्न असम्पशन यूज्ड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट और नॉट। उसके बाद में AFRF, the financial statements are prepared in accordance with fair presentation। समझ में आया ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ठीक है, किसकी है ये? ऑडिटर की है। मैनेजमेंट की क्या क्या है? FS, इंटरनल कंट्रोल एंड गोइंग कंसर्न। क्या बात है, आखिरी चीज। ठीक है, when ऐसे 600 अप्लाइज आएगा बाद में। ठीक है, further describe the auditor's responsibility in a group audit engagement by stating the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of components is audited by other auditors have been included in the financial information of the entity। इसको एक बार के लिए आप स्किप करो। ठीक है, आप नोट्स में नहीं लिखोगे तो भी चलता, ये बहुत छोटा और बारीक पॉइंट है, इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये आगे आने वाला है। ये क्या बोलता है कि जब मान लो रिलायंस के CFS है, क्या है भूमि? CFS है, उसके अंदर 10 सब्सिडरी के अकाउंट्स मर्ज हुए हुए हैं। अब ये 10 सब्सिडरी का ऑडिट मैंने किया क्या? किसी अलग अलग ऑडिटर ने किया है, तो मैं मेरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लिखना पड़ेगा ना। तो यूजर क्या सोचेंगे कि मैंने सबको ऑडिट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैंने इनका कंपाइलेशन किया है, मैंने CFS बनाए हैं, इनका ऑडिट रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने किया है, ये कंपोनेंट्स का ऑडिट मैंने नहीं किया। ये वो वाली बात है इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट मतलब CFS। कोई डाउट? ठीक है, पक्का ना? ठीक है, समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। ठीक है, अभी तुम क्या करना, इसके पूरे नोट्स बना के आना। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आज तक। ठीक है, इसको आपको एरो फॉर्मेट में बनाना है और आपको लर्न भी करना है। इन एनी केस आपको घर पे लर्न ही करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चैप्टर जितना हम अभी ही लर्न कर लेंगे उतना हमको अच्छा रहेगा, अच्छा खासा वेटेज है चैप्टर 3 के जितना, या थोड़ा सा ज्यादा ही बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में चिल्लू मुल्लू 2-3 चीजें बची है, ठीक है, वो अपन कल कवर करेंगे। ठीक है ना, अभी ऑडिटर रिपोर्ट में सब कुछ हो गया। ठीक है ना, डन। अच्छा, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था टेस्ट का, कुछ नहीं ना? थर्ड पेज हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी आज तुम क्या करो, 4th करना है आज, और 1 2 3 4 रिवाइज करना है। ठीक है, कल मैं ना इस पे ओरल क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ। ठीक है, हाँ, तो 1 2 3 रिवाइज कर लेना और 4th कवर कर लेना, तो 1/4 चैप्टर हो जाता। और इसके पूरे नोट्स बना के आना। ठीक है, कल का लेक्चर होने के बाद मैं एक छोटा सा हल्का सा एक क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं इतने पार्ट पे, तो आज नोट्स बनाएंगे ना तो लर्न करके आना। ठीक है ना? और टेस्ट मतलब एक क्वेश्चन का सिर्फ, ओनली 1 क्वेश्चन, तो उस बहाने आप वो 5-6 पेज पूरे लर्न कर लोगे। ठीक है, अच्छे से। अभी फटाफट है ना, तुम्हारे ये पेपर्स ले लो। किसका किसका पेपर है, ये ले लो, लो डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या है किसका है, तो सबकी ले लो। ठीक है, प्रीत का भी तू रख ले तेरे पास में। चलो